नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका स्वागत करता हूं। जी हां, आज एक नई सुबह है। आज एक देश में नया बयार बह रहा है। एक नई प्रचलन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 70 साल पुराना बदल गया है। आज इस नए सिस्टम का दूसरा दिन है जब आप यह वीडियो देख पाएंगे। आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि देश कितना बदल गया है। पहले 2 दिन इस नई कानून व्यवस्था में कैसे रहे, क्या कुछ बदला जिसके लिए यह नया कानून लाया गया। 2 दिन कम हैं तो क्या जनता को परेशानियां आई पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में शिफ्ट होने के लिए, और क्या कुछ बदलेगा। इस नए कानून व्यवस्था को जो लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। तो क्या सिर्फ नाम बदला है या काम भी बदलेगा? और बदलेगा तो कब बदलेगा? या ये एक बेवजह की, बिला वजह की नई मुसीबत हमारे माथे पे आकर खड़ी हो गई है? इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे अपने इस नए कानूनी एपिसोड में। तो जनाब, 1 जुलाई 2024 कुछ उसी तरह से 14 अगस्त की आधी रात, 15 अगस्त 1947, या आप कहेंगे संविधान तो 26 जनवरी 1950 की तरह यह नया कानून लागू हुआ। इसका जो मूल तत्व है वह यह है कि इसमें नागरिक सुरक्षा, बच्चे, महिलाएं, उनको प्राथमिकता दी गई है। वो कॉलोनियल इरा का लॉ था, औपनिवेशिक लॉ था, जिसमें जो कानून था उसकी प्रथम दृष्टया जिम्मेवारी राज्य की संपत्ति, राज्य के कर्मचारी और ब्रिटिश गोरों के हितों की रक्षा करना था। अब कहा जा रहा है या कहा गया है या यह कानून इसलिए लाया गया है कि इसका मूल तत्व भारत का नागरिक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ से संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोग। तो ये हम इस नई नागरिक संहिता में कहाँ है, इसी को हम समझते हैं पहले 2 दिनों के इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीके से। सवेरे सवेरे एक खबर आई कि पहली एफआईआर देश में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की। किसके खिलाफ दर्ज की? एक ठेले वाले के खिलाफ। अपराध क्या था? वह सड़क पर ठेला लगाया था और पुलिस का ये कहनाम था कि उसके कहने के बावजूद वो ठेला हटा नहीं रहा था, और इसलिए भारतीय नागरिक संहिता के तहत पहली एफआईआर देश में दर्ज कर दी गई एक ठेले गिलाफ के साथ। और मैंने अपना सर ठोक लिया। मैंने तुरंत ट्वीट किया, टैग किया अमित शाह जी को। कहाँ है नागरिक? भला हो शाम तक गृह मंत्री महोदय और दिल्ली पुलिस का कि उसने उस ठेले वाले के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो नए प्रावधानों के तहत कैंसिल कर दी गई। और फिर स्पष्टीकरण आया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कि वह देश का पहला एफआईआर नहीं बना। शुक्र है, आत्मा ही मार दी गई थी इस एफआईआर के द्वारा। तो शुक्र है इतिहास बिगड़ते बिगड़ते बच गया। और फिर गृह मंत्री साहब का बयान आया कि पहली एफआईआर आधी रात को ही ग्वालियर में दर्ज हुई
एक मोटरसाइकिल थेफ्ट के बारे में, और कानून 1 जुलाई से जो लागू हुआ तो आधी रात के बाद लागू हो गया, तो वह पहली FIR मानी जाएगी। मैंने चैन की सांस ली और फिर एक दूसरे ट्वीट के माध्यम से मैंने गृह मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। आप लोग भी ट्वीट करें और गृह मंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए बधाई दें और उनका धन्यवाद भी करें। तो जो अब नई व्यवस्था है उसमें जो कुछ मूल प्रश्न हैं, वो पहला प्रश्न ये है कि इसकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मूल आत्मा जो है, जो ये कानून सफल है नहीं है, सफल होगा या नहीं होगा, उसका जो बेसिक टेस्ट होगा, जो एसिड टेस्ट होगा, जो इसकी आत्मा है कि यहाँ पे ये कानून जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे बना है कि प्रथम दृष्टया अपराधी निर्दोष माना जाएगा इस कानून में। यह इसकी मूल भावना है, यह इसकी मूल आत्मा है। इस पर टेस्ट होगा कि यह कानून खड़ा उतरा है या नहीं उतरा है। FIR हुई नहीं हुई, डिस्पोजल हुआ नहीं हुआ, सजा नहीं हुआ, वो सारे सवाल तो रहेंगे, लेकिन मूल आत्मा प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रथम दृष्टया हर अपराधी निर्दोष है। अगर मैंने अपना पॉइंट एस्टेब्लाइज कर दिया तो मैं आगे बढ़ने की इजाजत चाहूंगा आप दर्शकों से। तो जी हाँ जनाब, अगर इस आधार पर मैं इस कानून को जितना मुझे ज्ञान है मैं समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे यह कानून सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट के साथ बिल्कुल जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा दिखता है कि एक तरफ आप BNS में प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के रक्षा करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ PMLA के सेक्शन 45 में बिल का प्रोविजन ही नहीं है, जमानत का अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात, जो PMLA में बिना प्रीडिएट ऑफेंस के प्रूव हुए आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो BNS झूठा हुआ या PMLA झूठा हुआ, यह आप कानून बेताओं को, आप संविधान वालों को, आप कानून बनाने वालों को, देश की जनता को बताना पड़ेगा। या तो BNS के प्रोविजंस इन कंट्रास्ट हैं PMLA के, तो उनको बदल डालिए, या PMLA पर पुनर्विचार करना होगा और जो कॉन्ट्रास्ट में पिटीशंस हैं उनको बदल डालिए। देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह की पिटीशन की अंबार लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह का डायरेक्शन लेकर आता है और क्या बदलता है। मेरा एक लेख इस विषय में अलग से मैंने लिखा है, आप चाहें तो मेरे लिंक्डइन पोस्ट पर, मेरे फेसबुक पर, या supremlawnews.com www.supremlawnews.com जो अखबार हम निकालते हैं वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। जो दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मुझे BNS में दिख रहा है, विथ इट्स मूल आत्मा, विथ इट्स ऑब्जेक्टिव, विथ इट्स एम, वो है टेररिज्म लॉ, सेडिशन लॉ और डिफेमेशन लॉ का वैसे के वैसे बना रहना। जो और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मुझे इसमें दिख रहा है कि वो जो प्रोविजंस हैं वैवाहिक बलात्कार के, उस पर भी विचार किए जाने और सोचे जाने की ज़रूरत है। मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार अमित शाह जी का, देश के गृह मंत्री जी का, जो उन्होंने खुली दावत दी है कि अगर इस कानून से संबंधित आपकी कोई शिकायत है तो देश की संसद का बहिष्कार न करें, आए मुझसे अपनी बात रखें। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, वैसे उनकी यह दावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए है, अपोजिशंस के साथियों के लिए है, लेकिन मैं समझता हूं वो देश के भी गृह मंत्री हैं और देश की जनता को भी
उन तक अपनी बात पहुंचाने का उतना ही हक है। और मैं उनसे निवेदन भी करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वह थोड़ा व्यापक करें। और आज मैं चिट्ठी लिखकर भी उनसे इसकी मांग करूंगा कि देश की जनता, कानून, वकील की भी बात इस लॉ से संबंधित सुनी जाए। बात लंबी है, लंबी चलेगी। आपसे लगातार बीएनएस पे चर्चा होती रहेगी और कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी बात होगी। चलते चलते आपका ध्यान सिर्फ एक बात पे मैं लगाना चाहता हूँ कि अंडर ट्रायल का मामला मुझे सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है इस नए कानून में भी। 1 जुलाई से पहले जितने केसेस हैं वो पुराने लॉ में चलेंगे, 1 जुलाई वाले नए कानून में चलेंगे। तो क्या कहीं कोर्ट, पुलिस व्यवस्था, हम वकीलों पर आप दोहरा भार तो नहीं डाल रहे हैं? इस पर भी सोचे जाने की ज़रूरत है। और जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि इस नए कानून में सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, शादी का वादा करके अगर किसी महिला के साथ किसी पुरुष ने संबंध बनाया तो इसकी सज़ा नए कानून में 10 साल है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम्स को, जजेस को इसमें एक लिबर्टी दी गई कि जज महोदय चाहें तो स्थिति विशेष को देखते हुए अपने जुडिशियस नेचर का, अपने जुडिशियरी का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वो चाहें तो 1 दिन जेल दे सकते हैं और चाहें तो 10 वर्ष भी आपको कैद की सज़ा सुना सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि लॉ इंडिविजुअल बेस्ड तो नहीं हो रहा है। हर जज अपने अपने तरह से जुर्म को देखेगा और सज़ा तय करेगा। लॉ तो लॉ बेस्ड, सिस्टम बेस्ड होना चाहिए था। इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश होनी चाहिए थी। देखते हैं सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज आपको 1 दिन जेल में रख पाता है या 10 साल, और फिर उसकी समीक्षा करते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक ऐसे ही एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।